जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। तो स्टूडेंट्स, आपके बहुत सारे रिक्वेस्ट पे आज हम आपके लिए लेकर अवेलेबल हैं ECO 203, यानी जो हमारे 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और जिनका इकोनॉमिक्स का ये एक मेजर सब्जेक्ट के रूप में लिया हुआ है या उनका एक मेन सब्जेक्ट है। तो इसके लिए 203 का प्रीवियस ईयर पेपर हम आज आपके लिए लेकर अवेलेबल है स्टूडेंट। पेपर के टाइटल की बात करेंगे तो मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस 1 पेपर का आपका टाइटल हो जाता है और ये 2023 का आपका प्रीवियस ईयर पेपर होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए थे, उनके राइट आंसर क्या है, ताकि आप क्वेश्चन को समझ के अपने तैयारी को अच्छे ढंग से संपादित कर सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको स्टूडेंट्स ले चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। साथ ही साथ एक बार कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म पे नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को फ्रेंड्स के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स के यूजफुल कंटेंट प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, इस वीडियो को इतना शॉर्ट टाइम में करना पड़ रहा है कि पूछिए मत, और काफ़ी एग्जाम आपके क्लोज भी आ चुके हैं, तो काफ़ी डिमांड आ रही थी, तो हमने इस क्वेश्चन पेपर को अरेंज करके आपके लिए करने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन आए थे और राइट आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन करा, द कॉन्सेप्ट ऑफ नैरो मनी इज रिलेटेड टू। तो कॉन्सेप्ट ऑफ नैरो मनी यानी जिसको संकीर्ण मुद्रा आप कहते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा हुआ है? तो M1 जो जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो M1 जो इसको बोलते हैं, तो M1 से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो नैरो मनी है वो का कॉन्सेप्ट M1 से जुड़ा हुआ है। M1 इंक्लूड ऑल रियल मनी, ठीक है। तो ये इंक्लूड करता है ऑल रियल मनी को, ठीक है, जो सेंट्रल बैंक अपने पास रखता है, हेल्ड करता है। तो M1 इज इक्वल टू M1 प्लस मतलब ये डिमांड पे काम करता है, ठीक है। और ये सारे उस रियल मनी को अपने अंदर समाहित रखता है जो सेंट्रल बैंक हेल्ड करता है, ठीक है। ओके, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, वैधानिक तरलता अनुपात SLR जो है रखा जाता है। तो SLR कहाँ रखा जाता है? तो स्टूडेंट, SLR जो होता है वो मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट कमर्शियल बैंक मेंटेन। वो मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट होता है जिसको कमर्शियल बैंक मेंटेन करते हैं, और किस फॉर्म में? गोल्ड, कैश के और दूसरे एसेट के रूप में कमर्शियल बैंक जो उसको मेंटेन करते हैं। दी डिपॉजिट आर मेंटेन्ड बाय कमर्शियल बैंक इटसेल्फ। तो ये इसको कमर्शियल बैंक कौन करता है? खुद ही मेंटेन करता है। इसको RBI नहीं करता है, कमर्शियल बैंक खुद ही मेंटेन करते हैं, इसको RBI मेंटेन नहीं करता है। समझ में आ रहा है? तो ये वाणिज्यिक बैंकों में रखा जाता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, मुद्रा परिमाण सिद्धांत के लेन देन दृष्टिकोण के अनुसार कीमत होता है। ट्रांजैक्शन अप्रोच ऑफ क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी प्राइस इन, ठीक है। तो जो ये होता है, जो हमारा ये मनी प्राइस होता है, ये देखिए फिशर ने जो है QTM यानी क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी को दिया हुआ है, ठीक है। और ये मनी प्राइस क्या होता है? हमेशा पैसिव में होता है। क्या होता है? पैसिव फॉर्म में होता है, निष्क्रिय फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये मनी प्राइस हमेशा किस में होता है? ठीक है, लेन देन जो होता है वो हमेशा पैसिव फैक्टर होता है, ठीक है। ओके, अब ये इस क्वेश्चन को तो मैंने अभी पहले ही बताया कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत जिसको आप कहते हो ट्रांजैक्शन अप्रोच ऑफ क्वांटिटी थियरी या क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी, ये किसने दिया है? तो फिशर का दिया हुआ है। किसका स्टूडेंट दिया हुआ है? फिशर का दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा, फिशर का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यानी मनी इज व्हाट मनी डज, ये किसने कहा? तो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट हो जाता है हार्टले विदर का, ठीक है। हार्टले विदर एंड वॉकर। तो एंड वॉकर का नहीं दिया है, हार्टले विदर और वॉकर इस स्टेटमेंट को देते हैं। तो आपको हार्टले विदर के साथ वॉकर का भी याद रखना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, उच्च शक्ति मुद्रा यानी हाई पावर्ड मनी में का क्या इक्वेशन है? तो हाई पावर्ड मनी में होता है C+R+OD। तो जो हमारी स्टेटमेंट है बी वाला, ये राइट हो जाता है। C+R+OD वाला हमारा फॉर्मूला सही हो जाता है। हाई पावर्ड मनी इक्वल टू C+R+OD रहता है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। स्वर्ण पत्र मुद्रा यानी गोल्ड पेपर गोल्ड करेंसी क्या कहलाती है? तो पेपर गोल्ड करेंसी को हम SDR के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? SDR के नाम से हम जानते हैं। SDR के नाम से स्टूडेंट इसको हम जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द रेट एट विच RBI लेंड्स टू कॉमर्शियल बैंक इन शॉर्ट टर्म, यानी छोटे समय के लिए जो मनी, जो अल्पकाल के लिए जो मनी व्यापारिक कॉमर्शियल बैंकों को RBI देता है उसे जाना जाता है।
तो जो छोटे उसको रेपो रेट के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेपो दर के नाम से जानते हैं। रिजर्व बैंक जो अल्पकाल में व्यापारिक बैंकों को जिस दर पे उधार देता है उसको हम रेपो दर या रेपो रेट के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बैंकों के नगद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है, यानी तो कहाँ पे जो रिडक्शन कैश रिजर्व में होता है रेशियो में बैंक लीड्स टू, उससे क्या कारण, उससे मतलब इससे क्या फर्क पड़ता है? तो स्टूडेंट उससे क्या होता है? लार्जर एबिलिटी ऑफ फंड, फंड की लार्जर एबिलिटी हो जाती है, मतलब जो है वो फंड ज्यादा मात्रा में हो जाता है, बैंक को साख प्रसार के लिए अत्यधिक धन की उपलब्धि हो जाती है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में नोट निर्गमन की कौन सी प्रणाली, यानी बात करें कि नोट निर्गमन के लिए नोट को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या मतलब वो करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? विच आर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ नोट इज फॉलोड इन इंडिया। तो नोट निर्गमन के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है स्टूडेंट? तो नोट निर्गमन के लिए हमारा जो होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, इस प्रणाली को बैंक अपनाता है। और ये प्रणाली स्टूडेंट कब आई थी? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम जब आप देखोगे तो ये 1957 में, कब आई थी? 1957 में अपनाई गई थी। ठीक है, इसको इस प्रणाली को अपना लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुद्रा वह धुरी है जिस पर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टूडेंट जो कह रहा है कि मनी इज अ पाइवॉट अराउंड विच इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर्स, ये स्टेटमेंट मार्शल का है। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसने दिया? मार्शल ने दिया। तो इसको मुद्रा वह धुरी जिस पर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, मार्शल ने कहा था। ठीक है, बैंकिंग लोकपाल, यानी जिसको बैंकिंग ओम्बड्समैन की स्कीम के आप से जानते हो, तो इसको कब शुरू किया गया? तो बैंकिंग लोकपाल जो सिस्टम, दिस वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग 1995। ठीक है, तो 1995 के दौरान इसको स्टार्ट किया गया था। 1995 हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था स्टूडेंट, इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। बैंक दरों में परिवर्तन द्वारा साख नियंत्रण, यानी हु हैज राइट टू क्रेडिट कंट्रोल बाय चेंजिंग बैंक रेट। तो किसके पास क्रेडिट कंट्रोल का पावर होता है? जब बैंक रेट को बदलने पे। तो बैंक रेट बदलने का ये पावर किसके पास होता है स्टूडेंट? तो बैंक दर में परिवर्तन द्वारा साख नियंत्रण का अधिकार आरबीआई को होता है। बस किसको होता है? आरबीआई को होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी रहेगा राइट। अगला क्वेश्चन, मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। तो मौद्रिक नीति का क्या उद्देश्य नहीं है? मौद्रिक नीति का उद्देश्य की बात करेंगे स्टूडेंट, तो कैपिटल कह रहा है, मूल्य आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल है, प्राइस स्टेबिलिटी ये भी है, और ठीक है कैपिटल मोबिलाइजेशन पूंजी, तो मौद्रिक नीति का पूंजी गतिशीलन। ठीक है, ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी में तो ये पूंजी गतिशीलन, कैपिटल मोबिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। बाकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्राइस स्टेबिलिटी की तो बात करता ही है। ठीक है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट इसमें एग्जैक्टली कैपिटल मोबिलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि उसके लिए जिम्मेदार जरूर होता है। ठीक है, तो सी डी में थोड़ा सा आप इसको कंफर्म भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कब किया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो स्टूडेंट 1 जनवरी 1949 को किस कब किया गया? राष्ट्रीयकरण कब किया गया? नेशनलाइजेशन किया गया रिजर्व बैंक का 1 जनवरी, और डेट क्या थी? 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत का केंद्रीय बैंक। तो ये तो बहुत आसान प्रश्न आया था। भारत का केंद्रीय बैंक क्या है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं। ठीक है, ये तो एक बैंक का नाम भी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जो इंडिया का द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो एक बैंक का नाम भी है, और तो उस जो जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है उसको हम आरबीआई कहते हैं, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने आप में एक बैंक है बस, जो आरबीआई के अंदर ही रहता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है, यानी क्वांटिटेटिव मेजर नहीं है ऑफ क्रेडिट? क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट इसमें से क्या नहीं है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट को बताएं तो कैश रिजर्व रेशियो ये तो बिल्कुल होता है, फिर ये बैंक रेट ये भी होता है, लेकिन क्रेडिट रेशनिंग जो होता है स्टूडेंट, क्रेडिट राशनिंग ये जो है ये साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है। ठीक है, तो क्रेडिट रेशनिंग को हम इसका उपाय नहीं मानेंगे। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
कौन सी धारणा बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित नहीं है? कौन सी धारणा? तो बैंक दर, ठीक है, तो इसकी बात जब हम करेंगे स्टूडेंट, तो बैंक रेट ये तो बिल्कुल है, और साख क्रेडिट क्रिएशन और कैश रिजर्व रेशियो, ये तीनों बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित हैं। लेकिन राजकोषीय घाटा जो है, फिस्कल डेफिसिट, ये बैंकिंग व्यवस्था से, बैंकिंग के अंदर ये नहीं आता है। और इसमें क्या होता है स्टूडेंट, फिस्कल डेफिसिट, किसी सरकार की आय जब उसकी खर्च की तुलना में कम हो जाए, यानी आय कम हो और खर्च ज्यादा हो जाए, तब फिस्कल डेफिसिट होता है, ठीक है। और ये बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित नहीं है। अगला, नरसिम्हम समिति की प्रथम रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो नरसिम्हम कमेटी की फर्स्ट रिपोर्ट स्टूडेंट आई थी, वो ईयर था दिसंबर 1991 का, ठीक है। तो हमारे पास 1991 का ऑप्शन बी में है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1991 ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो राष्ट्रीयकृत कमर्शियल बैंक भारत में कौन सा है, ठीक है, नेशनलाइज, तो स्टूडेंट वो है एसबीआई। वो क्या है? एसबीआई, ठीक है। ये क्वेश्चन तो काफी अच्छा रहा। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1969 में भारत में कितने बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो 1969 में, ध्यान से हमको देखना है, तो 1969 में 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया। कितने बैंकों को किया गया? 14 बैंकों को। और 1980 में अगर पूछ देता है स्टूडेंट, अगर 1980 की बात करेगा, तो आप बताएगा 1980 में कितना किया गया था? 6 बैंकों को किया गया था। कितने बैंकों को किया गया था? 6 को। और 1969 में 14 बैंकों को। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, साख निर्माण का आधार यानी क्रेडिट क्रिएशन का आधार क्या है? तो स्टूडेंट, क्रेडिट क्रिएशन का आधार की जब बात करेंगे, तो व्यापार, ठीक है, तो जो हमारा ये होता है साख निर्माण का आधार, व्यापारिक बैंक में जनता की प्राथमिक जमा है। केंद्रीय बैंक से कोई मतलब ही नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। बाकी में क्या करा, प्राइमरी डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक, इससे सेंट्रल बैंक में प्राइमरी डिपॉजिट से साख निर्माण का कोई वो नहीं है। व्यापारिक बैंक में जनता की प्राथमिक जमाएं जो होती है, उससे जो है क्रेडिट क्रिएशन को तय किया जाता है। व्यापारिक बैंक का काम क्या नहीं है, यानी कमर्शियल बैंक का कौन सा फंक्शन नहीं है? तो साख का निर्माण यानी क्रेडिट क्रिएशन करता ही है, पहले भी बताया। तो जो क्रेडिट का क्रिएशन है वो व्यापारिक बैंक करता ही है। नोट इशू, ऋण प्रदान करता है, तो ऋण भी देता है, लेकिन नोट इशू नहीं करता भैया। नोट तो आरबीआई को ही पावर है नोट इशू करने का। नोट इशू करने का पावर किसको है? आरबीआई को है। तो नोट निर्गमन का कार्य व्यापारिक बैंक नहीं करता है। ये तो आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, थोड़ा भी लॉजिक लगा के आप कर सकते हो। मुद्रा बैंक एक संस्था है जो मनी का लेन देन, डील्स विथ क्रेडिट, डील्स विथ करेंसी, ठीक है, जो साख का लेन देन करती है और जो करेंसी का लेन देन करती है, ठीक है। तो इसमें ए भी दोनों के साथ जा सकते हैं, लेकिन वैसे क्रेडिट के साथ ज्यादा सियोरिटी होती है कि वो मनी के साथ, क्रेडिट के साथ लेन देन करती है, ठीक है। करेंसी के बारे में उतना नहीं मिला है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट इसको हम देख सकते हैं, ठीक है, ए भी दोनों के साथ। अगला क्वेश्चन, यदि 2020 चालू वर्ष है तो इसका श्रृंखला आधार वर्ष, यानी अगर 2020 करंट ईयर है तो चेन बेस ईयर। तो स्टूडेंट, करंट ईयर से जब दिया हो और चेन बेस ईयर निकालना होता है, तो हम एक वर्ष घटा देते हैं। क्या कर देते हैं? एक वर्ष को घटा देते हैं। तो चेन बेस ईयर एक कम हो जाएगा, तो 2020 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका जो है हो जाएगा आपका 2019। क्या हो जाएगा? 2019, ऑप्शन सी। हम बताए थे चेन बेस ईयर निकालेंगे तो करंट ईयर से एक साल घटा देंगे, और अगर बेस ईयर दिया हो करंट ईयर निकालेंगे तो 1 ईयर प्लस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा 2019 यहाँ पे बेस ईयर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तनों को मापा जाता है। तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज मेजर्ड बाय चेंजेस इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी, उसको नापा जाता है स्टूडेंट इंडेक्स नंबर में। किस में नापा जाता है? तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर है, ठीक है, निर्देशांक जिसको आप कहते हो। तो जो होता है मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तनों को निर्देशांक द्वारा नापा जाता है, और इसको सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नाम से भी हम जानते हैं। इसी इंडेक्स नंबर का दूसरा अगर कहीं पे दिया रहेगा सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो भी वही आंसर लगाएंगे, सीपीआई तब लगा देंगे, ठीक है। अगर इंडेक्स नंबर की जगह पे सीपीआई दिया होगा तो दोनों सेम होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसे बदल के क्वेश्चन आ जाते हैं। कीमत सूचकांक का संबंध होता है, यानी प्राइस इंडेक्स किससे जुड़ा हुआ था? तो स्टूडेंट, प्राइस इंडेक्स जो होता है वो जनरल प्राइस लेवल से जुड़ा होता है। किससे? सामान्य कीमत दर से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? सामान्य कीमत दर से जुड़ा होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। प्राइस इंडेक्स इज रिलेटेड टू जनरल प्राइस लेवल। किससे जुड़ा हुआ होता है? जनरल प्राइस लेवल से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे अब।
साथ ही साथ स्टूडेंट कहूँगा, जो स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं वो वीडियोस को अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के बीच शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हो और सीधे अपनी जरूरतें जो है एग्जाम से रिलेटेड उसको हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, आपके डाउट्स का हम एक सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 1 रुपी नोट इज इशूड इन इंडिया स्टूडेंट। ठीक है, तो 1 रुपी स्टूडेंट, अगर इससे नेक्स्ट पेपर का अगर हम वीडियो नहीं कर पाते हैं तो हम कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ को आपको अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दें। ठीक है, तो आप हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे हमसे कनेक्ट रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? तो स्टूडेंट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको बिल्कुल पता होगा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। कौन जारी करता है? आरबीआई नहीं करता है, वित्त मंत्रालय करता है। क्या करता है? वित्त मंत्रालय करता है। ठीक है, इस सारे क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को देख जाएगा, 1 रुपए, 5 रुपए, 2 पे किसका सिग्नेचर होता है, पहले पहले ये सब आया करता था। तो वित्त मंत्रालय जारी करता है 1 रुपए का नोट। मुद्रा गुणक अनुपात होता है, यानी मुद्रा जिसको आप मनी मल्टीप्लायर कहते हैं उसका रेशियो क्या होता है स्टूडेंट? तो मनी मल्टीप्लायर का रेशियो जो होता है वो 1 रिवर्स रेशियो होता है। मनी मल्टीप्लायर पर इज इक्वल टू 1 रिवर्स रेशियो चलता है, यानी इसको 1/रिवर्स रेशियो में चलता है जो M/H होता है। क्या होता है? M/H होता है। ठीक है, तो M/H के साथ हम जाएंगे, मुद्रा गुणक का अनुपात M/H होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मुद्रा की पूर्ति जब किसी समय बिंदु के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। मुद्रा की पूर्ति को जब किसी समय बिंदु के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है तो वो क्या कहलाती है? यानी जो सप्लाई ऑफ मनी है उसको एक पॉइंट ऑफ टाइम के रेफरेंस में जब हम उसको डिटरमाइन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? यही ये कहना चाह रहा है। तो स्टूडेंट ये कहला जाता है हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट। इसको हम क्या कहते हैं? प्रवाह धारणा। क्या कहते हैं? प्रवाह धारणा। मुद्रा की पूर्ति को जब किसी समय बिंदु के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसको हम फ्लो कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में आप प्रवाह धारणा कहते हो। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी? मनी का प्राथमिक कार्य यानी मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? ठीक है स्टूडेंट, तो ये जब इसकी बात करेंगे तो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, बिल्कुल दोनों। तो हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा, ए बी और दोनों। मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है और मेजर ऑफ वैल्यू भी है, यानी मूल्य का मापक भी है और विनिमय का एक्सचेंज का माध्यम भी है। तो ए बी दोनों है, ये मुद्रा के प्राथमिक कार्यों में से एक है, मतलब ये दोनों प्राथमिक कार्य है। और ट्रीटीज ऑन मनी, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो जेएम कीनेस की ये बुक हो जाती है। और ट्रीटीज ऑन मनी, जेएम कीन्स जिसको लिखा है, तो जेएम कीनेस ने इस बुक को लिखा हुआ है, और ट्रीटीज ऑन मनी। ठीक है, इसको आप याद रखोगे, बुक के नाम स्टूडेंट जरूर देखिएगा, बार बार एक क्वेश्चन रिपीट हो जाता है और जो डायलॉग्स हैं वो भी आ जाते हैं। तो जैसे ये डायलॉग क्या करा, बैड मनी डिराइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। जो बुरी मनी होती है, जो खराब मुद्रा होती है, वो अच्छे मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ये किसने कहा? तो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट दिया ग्रेसम ने। किसने दिया? ग्रेसम ने। तो अब ग्रेसम हमारा ऑप्शन ए है, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ए ग्रेसम का है ये स्टेटमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में सह अस्तित्व पाया जाता है, यानी को एग्जिस्टेंस पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का किसमें पाया जाता है? तो स्टूडेंट सार्वजनिक क्षेत्रों में तथा निजी क्षेत्रों में सह अस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको आप मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हो, वहां पाया जाता है। मुद्रा एक इकाई के बदले जितनी वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं उसका संबंध है, यानी द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट कैन ऑब्टेन्ड इन एक्सचेंज फ्रॉम फॉर 1 यूनिट ऑफ मनी इज रिलेटेड टू। तो मुद्रा की एक इकाई के बदले जितनी वस्तुएं सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं उसका संबंध किससे है स्टूडेंट? तो उसका संबंध हो जाता है वैल्यू ऑफ मनी से, जिसको आप क्वांटिटी ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी किससे हो जाता है? वैल्यू ऑफ मनी से। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा राइट, वैल्यू ऑफ मनी से हो जाता है। इसी को हम कहते हैं परचेजिंग पावर ऑफ मनी। अगर अगर ऑप्शन दे देता है परचेजिंग पावर ऑफ मनी तो भी वो सही हो जाएगा, मुद्रा के मूल्य से या मुद्रा के खरीदने से। तो मुद्रा का मूल्य या उसके परचेजिंग पावर से ये तय होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा। चलिए 36वां क्वेश्चन देते हैं, फिशर के समीकरण को किस प्रकार लिखा जा सकता है? तो फिशर का इक्वेशन को, तो स्टूडेंट फिशर ने जो ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, क्वांटिटी थियरी के लिए फिशर का जो इक्वेशन है, तो ये P इंटू टी इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है। ठीक है, P इंटू टी इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है। ठीक है, तो ठीक है,
तो यहाँ से स्टूडेंट हमारा ये ऑप्शन, ये वाला सही रहेगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। P इंटू टी इक्वल टू एम प्लस वी प्लस M1V1 जो भी हो, ठीक है, सारे को जोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छे मुद्रामान की विशेषताएं हैं, तो यानी करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मनी स्टैंडर्ड। तो गुड मनी के स्टैंडर्ड का क्या विशेषता है? तो लोच यानी इलेस्टिसिटी, इकोनॉमी, अनियमितता, ये भी बिल्कुल सही है। और पब्लिक ट्रस्ट, यानी पब्लिक ट्रस्ट होगा तभी तो, सबसे मेन फीचर तो पब्लिक ट्रस्ट ही है स्टूडेंट। तो इस तरह से ये तीनों मुख्य विशेषताएं हैं, तो हमारा आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ एबव। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है, समीकरण P अपॉन K अपॉन R करली ब्रैकेट में C प्लस H1 माइनस C दिया गया। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, इसको आप खुद सर्च कर लीजिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन को खुद देख के इसका आंसर कर लेना। इसको थोड़ा सा बताने में, ये फिशर के जो थियरी है, बाद में इसको आप किसने डेवलप कर दिया क्या है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? तो मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत सबसे पहले डेविड ह्यूम ने दिया, ठीक है। तो डी ह्यूम, डेविड ह्यूम को डी ह्यूम ने दिया स्टूडेंट, तो ऑप्शन डी ह्यूम हो जाएगा। ओके, और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। फिशर द्वारा मुद्रा परिमाण सिद्धांत में यदि मुद्रा की पूर्ति को दुगना कर दिया जाए तो कीमत स्तर हो जाएगा। तो स्टूडेंट फिशर द्वारा, यानी फिशर के क्वांटिटी थियरी में अगर मनी सप्लाई को डबल कर दिया जाए तो प्राइस लेवल भी डबल हो जाता है। प्राइस लेवल भी क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। बाकी चीजें कांस्टेंट रहती हैं, और जो प्राइस लेवल को छोड़ के बाकी चीजें रहती हैं वो अपरिवर्तित रहती है, लेकिन प्राइस लेवल भी क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। तो मनी सप्लाई और प्राइस लेवल दोनों एक दूसरे से समांतर चलते हैं, ठीक है। ये बढ़ता है तो वो भी बढ़ता है, डबल होता है तो वो भी डबल हो जाता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखोगे। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने सारे क्वेश्चन 40 क्वेश्चन के संभावित आंसर आपको बता दिए स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना एग्जाम की तैयारी में लगे रहो। आपके एग्जामिनेशंस के लिए माय यूनिवर्सिटी टीम की तरफ से गुड लक।